डेट है आज 6 मई 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। आज का कोटेशन है, सुपरस्टिशन इज द रिलीजन ऑफ फिएबल माइंड्स। एडमुंड बुर्के ने कहा था ये। सुपरस्टिशन से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है ऐसे का, उसमें आप यूज कर सकते हो इसको। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास और फिएबल का मतलब होता है कमज़ोर। अंधविश्वास कमज़ोर इंसान का धर्म है, ऐसा कहा था एडमुंड बुर्के ने। यानी कि जो इंसान दिमाग से कमज़ोर है वो ही अंधविश्वास पे विश्वास करता है, ऐसा उनका कहना था। आज का फर्स्ट टॉपिक है हाफ लॉन्ग हिंदी। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 कल्चर के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ये स्टेप लिया कि नॉर्थ ईस्ट एरिया है जो, वहाँ पे हिंदी को कंपलसरी कर देना चाहिए हाई स्कूल्स में। यानी कि 10वीं क्लास तक हिंदी को पढ़ाया जाना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए। लेकिन जो असम है, असम में जो एक हिल स्टेशन है वहाँ पे एक हाफ लॉन्ग हिंदी लैंग्वेज यूज होती है, तो वो इसको यूज करना चाहते हैं, इसलिए ये न्यूज में है। ये आप मैप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट एरिया का, ये असम है। जितनी भी असम की डिस्ट्रिक्ट हैं दिखाई दे रही हैं आपको। यहाँ पे एक डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मेनली ये हाफ लॉन्ग हिंदी बोली जाती है और यहाँ पे यूज की जाती है। इधर ये नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, इधर अरुणाचल प्रदेश। ये यहाँ पे कैसे पहुँची थी हिंदी? 1800 में, 1800 ईस्वी में यहाँ पे जब मर्चेंट वगैरह आए, व्यापारी वगैरह या कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, इनको लाया गया। जैसे एक प्लेस है, ये हिंदी बेल्ट का प्लेस है जो नॉर्थ इंडिया, यहाँ से लोग गए काम करने के लिए इस माउंटेन एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन रेलवे सिस्टम बन रहा था। यहाँ पे रेलवे बना रहे थे जब अंग्रेज़ लोग राज किया करते थे यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया में। तो यहाँ पे वर्कर काम करने के लिए गए तो वो अपनी हिंदी बोलते थे और इनकी भी भाषा थी यहाँ पे, वो अपनी भाषा बोलते थे जो ट्राइबल पीपल हैं। तो जब रेलवे लाइन यहाँ पे कंप्लीट हुई थी 1899 में, यानी कि 1899 में रेलवे लाइन बन के तैयार हुई, तो यहाँ पे जो नॉन ट्राइबल सेटलर थे, यानी कि वो आदिवासी नहीं थे, इधर से हिंदी बेल्ट एरिया से गए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इंडिजिनस कम्युनिटी थी उनमें जाके वो मिल गए, रहने लगे, तो उनकी भाषा ना मिक्स हो गई। तो यहाँ पे पिडजिन या पिजिन भाषा बोले जाने लगी। पिजिन का मतलब होता है, देखो इसमें डी साइलेंट है, PIDGIN। पिजिन का मतलब होता है मिक्स लैंग्वेज, यानी कि इनकी जो ट्राइबल एरियाज़ में जो लैंग्वेज भाषा बोली जाती थी और यहाँ से हिंदी भाषा वो लेके गए, इन दोनों के जो वर्ड हैं शब्द मिक्स हो गए और मिक्स भाषा बोलते थे। कुछ शब्द हिंदी के, आधे शब्द उनकी भाषा के, ट्राइबल जो लैंग्वेज थी यहाँ पे डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भाषा डेवलप हुई, मिक्स्ड भाषा पिजिन। और पिजिन मिक्स्ड भाषा को, मिक्स लैंग्वेज को बोल रहे हैं, लेकिन भाषा का नाम रखा गया हाफ लॉन्ग हिंदी। हाफ लॉन्ग हिंदी नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था उसका नाम था हाफ लॉन्ग। इस डीमा हसाओ में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम हाफ लॉन्ग था, तो उसी के नाम पे इस भाषा का नाम रख दिया हाफ लॉन्ग हिंदी, जो एक मिक्स भाषा थी। हिंदी लैंग्वेज के वर्ड भी थे और उनकी ट्राइबल लैंग्वेज के भी वर्ड थे उसमें। यहाँ पे जो पीपल रहते थे, कम्युनिटी रहते थे, उस कम्युनिटी का, समुदाय का, यानी कि उनकी जाति का नाम था दिमासा। आज भी रहते हैं वहाँ पे दिमासा पीपल। तो ये हाफलोंग हिंदी तिब्बतो बर्मन ग्रामर फॉलो करती है। ये हिंदी ग्रामर को यूज नहीं करती, जो हिंदी का व्याकरण है उसको यूज नहीं करती, ये तिब्बतो बर्मन ग्रामर व्याकरण है उसको यूज करती है। और देखो इसमें कुछ एडिशन है नेपाली और बंगाली लैंग्वेज का भी इसमें हाफलोंग हिंदी में। तो एक तरह से ये सिर्फ हिंदी के नंबर ही यूज़ नहीं करती है, और भी कई सारे भाषाओं से वर्ड यूज किए जाते हैं इसमें से। तो ये चाहते हैं कि कुछ एक्सपर्ट जो वो चाहते हैं कि हिंदी को कंपलसरी किया जाए यहाँ पे, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट इलाके में ये चाहते हैं यहाँ पे या तो शिलोंग हिंदी या हाफलोंग हिंदी या अरुणाचली हिंदी, ये अलग से हैं जो लैंग्वेज, इनको ही यूज किया जाए यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है सागरमाला प्रोग्राम। सागरमाला प्रोग्राम ये समझ लो, ये एक प्रोग्राम है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, या जो हमारा कोस्टल एरियाज है इसके आसपास रोड डेवलप किए जाएंगे और जितने भी पोर्ट बने हुए हैं, बंदरगाह, उनको कनेक्ट किया जाएगा। ये प्रोग्राम जो है प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी जो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, इन्होंने एक मीटिंग को चेयर किया, यानी कि एक मीटिंग के अध्यक्ष रहे थे। मीटिंग का नाम है, मीटिंग जो हो रही थी वो मीटिंग किसकी होगी? आज होगी वो 6 मई 2022 को न्यू दिल्ली विज्ञान भवन में। नेशनल सागरमाला अपेक्स कमेटी है, उसकी मीटिंग होने वाली है आज 6 मई को। तो इस मीटिंग को चेयर करेंगे, इसके अध्यक्ष हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट।
ये जो हमारा कोस्टल एरिया है, ये देखो कांडला, पोरबंदर, ये पोर्ट हैं, कुछ मेजर पोर्ट हैं, कुछ माइनर पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं। बंदरगाह या पोर्ट तो जानते हो आप, यहीं पे जैसे कोस्टल इलाके पे ये मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया यहाँ पे अच्छे से, जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं या आपके बस स्टेशन होते हैं, वहाँ पे बस वगैरह खड़ी होती हैं, रेलवे स्टेशन पर रेल खड़ी होती है। इसी तरीक़ा से पोर्ट होते हैं जहाँ पे पानी के जहाज आते हैं, अपना सामान उतारते हैं, फिर ये अंदर जाता है कहीं पे, और अगर हमको एक्सपोर्ट करना तो सामान जाता है पोर्ट पे, शिप पे फिर भरते हैं, शिप के द्वारा पानी के जहाज के जरिए हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये पोर्ट क्या काम करते हैं, एक तरह से स्टेशन का ही काम करते हैं। तो ये जितने भी पोर्ट हैं इनको कनेक्ट किया जा रहा है सागरमाला प्रोग्राम के जरिए, रोड रेलवे के जरिए कनेक्टिविटी की जा रही है इनकी, यही है सागरमाला प्रोग्राम। तो इस नेशनल सागरमाला अपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई है, ये पॉलिसी डायरेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि सागरमाला प्रोजेक्ट में इसको आगे कैसे और डेवलपमेंट किया जाए और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। जो ये नेशनल सागरमाला ये अपेक्स कमेटी है, ये कमेटी बनाई गई थी 13 मई 2015 को यूनियन कैबिनेट ने, और मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसको चेयर किया था, इसके अध्यक्ष थे। और भी कई सारे मेंबर आए थे बहुत सारी मिनिस्ट्री से, जैसे मिनिस्ट्री सेंट्रल मिनिस्ट्री से, जैसे चीफ मिनिस्टर भी, इसके जो आसपास के स्टेट हैं चीफ मिनिस्टर भी, और यूनियन टेरिटरी के भी मिनिस्टर यहाँ पे आए थे इस कमेटी के मेंबर। तो ये जो कमेटी है रिव्यू करती है सागरमाला प्रोग्राम कितना ये सही से चल रहा है, कितना सही से नहीं चल रहा। इस सागरमाला प्रोग्राम के अंदर ही सागर तट समृद्धि योजना ये लॉन्च की गई, ताकि इसमें आगे और डेवलप किया जाए इस प्रोग्राम को। जो सागरमाला प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम है, हमारा जो कोस्टल एरिया है लगभग 7500 किलोमीटर का लंबा कोस्टल एरिया, और जो नेविगेबल वाटरवेज है लगभग 14,500 किलोमीटर का, यहाँ डेवलपमेंट लेके आना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आना है सागरमाला प्रोजेक्ट के जरिए। क्योंकि देखो सागरमाला प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, रोड रेलवेज के द्वारा कनेक्टिविटी बना रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जब अच्छा होगा तो डेवलपमेंट आएगा ही। ये जो सागरमाला प्रोग्राम है 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, और यूनियन कैबिनेट ने अपनी अप्रूवल दे दी थी, सहमति दे दी थी 25 मार्च 2015 को, तब से ये चल रहा है। इसका विजन यही है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है उसको रिड्यूस किया जाए। लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब है इसमें सारा आता है, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, सब कुछ जितनी भी ये कॉस्ट आती है इसको कम से कम किया जाए। अगर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, अच्छे पोर्ट होंगे, बंदरगाह, अच्छे कनेक्टिविटी होगी, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और जो डोमेस्टिक या एक्जिम कार्गो है उसको अच्छे से डेवलप किया जाए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जाए। एक्जिम का मतलब है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, कार्गो का मतलब सामान। जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर कई सारे पिलर्स हैं, जैसे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट को मॉडर्न बनाना है, बंदरगाह को नए पोर्ट डेवलप करने हैं कोस्टल एरियाज के पास, पोर्ट की कनेक्टिविटी इन्हेंस करनी है, कनेक्टिविटी तो मेन है इसमें, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है पोर्ट के आसपास, कोस्टल कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट करना है, कोस्टल एरियाज के पास जो समुदाय रहते हैं, कम्युनिटी रहती हैं, उनका डेवलपमेंट करना, विकास करना है, कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज का ट्रांसपोर्ट इसको डेवलप करना है। इनलैंड वाटरवे या वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि जो रिवर वगैरह उनको भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाए बोट के जरिए, नाव के जरिए। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले आज का सुविचार शायरी के रूप में नहीं है, आज ये सुविचार सिर्फ इतना है, कुछ लाइन के रूप में है, जैसे कल के सपने आज की उम्मीद हैं, और आज की उम्मीद आने वाले कल की हकीकत है। क्योंकि देखो मात्र उम्मीद रखने से आप किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद किसी लक्ष्य को हासिल रखने के लिए सबसे पहली सीढ़ी मानी जाती है। लेकिन उम्मीद के बाद आपको उस पर एक्शन भी लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो पहले उम्मीद रखें, फिर उस पर काम करें और रेगुलर काम करें, तो आप अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर सकते हो। ये बात आप जानते भी होंगे, लेकिन जब आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हो या सुनते हो तो एक नई उम्मीद और आप में जग जाती है। तो देखो सिर्फ किताब के अलावा आप ऐसी भी जो आपके अंदर पॉजिटिविटी फैलाएं, आपके अंदर उम्मीद और जगाएं, आपके अंदर मोटिवेशन दें, तो ऐसी चीज़ भी आप थोड़ी बहुत पढ़ा करें। अगर आप खुद से पढ़ोगे ना तो वो आपको बहुत जल्दी से फ़ायदा करेगी। जैसे मान लो अगर आप भाई साहब सिर्फ एप्पल देख लेने से ना आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपकी हेल्थ में। जब एप्पल को आप खुद खाओगे तो आपकी हेल्थ को फ़ायदा होगा ना। तो सिर्फ आप यूट्यूब पे वीडियो देखते रहें मोटिवेशन की, या किसी से सुनते रहें,
तो उससे इतना फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। ये सिर्फ इतना ही है कि आप सिर्फ एप्पल देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपकी हेल्थ को फ़ायदा होगा। अगर आप खुद से पढ़ोगे वो चीज़ें किताबों में, या कोई किताब ऐसी खरीदो आप जो आपको मोटिवेट करे, बहुत सारे राइटर की किताबें आती हैं, तो उसमें से मात्र 15 या 20 मिनट डेली आप दे दोगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और हर साल यूपीएससी मेंस में डिजास्टर रिलेटेड एक क्वेश्चन तो कम से कम रहता ही रहता है। कोई भी साल ऐसा नहीं रहेगा जिस साल डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगी यूपीएससी। डिजास्टर का मतलब है आपदा या संकट। आपदा संकट जैसे मान लो अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, साइक्लोन चक्रवात आ गया, बहुत सारी बारिश एक साथ हो गई, फ्लड हो गई, बाढ़ आ गई, कहीं पे सूखा पड़ रही है, ये सब क्या है? डिजास्टर है, आपदा संकट है। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिलिएंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप जानते हो कोई भी बिल्डिंग, रोड या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, रेलवे, कोई भी, कुछ भी हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है। तो डिजास्टर रेजिलिएंट का मतलब ये है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो डिजास्टर को सहन कर सके, यानी कि जो डिजास्टर के प्रति फ्लेक्सिबल हो। अगर कोई बिल्डिंग बना जा रही है तो वो डिजास्टर प्रोन हो। डिजास्टर प्रोन मतलब अगर मान लो भूकंप आए हल्का पतला, कोई भी हल्का फुल्का सा, तो उससे वो बिल्डिंग गिरे ना, ऐसा डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। इसके लिए मीटिंग हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें अपने प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एड्रेस किया, यानी कि संबोधन किया, भाषण दिया। ये 4th एडिशन हो रहा है इसका, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का। इस कॉलिशन में बहुत सारे इसमें कंट्रीज आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये इनिशिएटिव है जो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था COP26 में। COP26 आप जानते हो, IFCCC, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये देखो IFCC क्या है, आपने पढ़ा ही होगा। एक अर्थ समिट हुआ था 1992 में, अर्थ समिट हुआ था रियो डी जनेरियो में, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जनेरियो। तो वहाँ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट निकल के आए थे कि IFCCC भी आया था। इसके बारे में अलग से लेक्चर बना हुआ है, बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसकी हर साल मीटिंग होती है, उस मीटिंग को ही बोलते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो ये 26वीं मीटिंग हुई है 2021 में। तो इसमें ये डिसीजन लिया गया और ये लॉन्च किया इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। जो आइलैंड स्टेट्स हैं, यानी कि ऐसे कंट्री जो आइलैंड हैं, मतलब आइलैंड का मतलब है द्वीप, ऐसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई, जैसे मान लो श्रीलंका है, या ये मालदीव है, यहाँ पे ये मालदीव है, या ये सिसली है, कोमोरोस है, मेडागास्कर है, ये आइलैंड कंट्री हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो? रेजिलिएंट हो। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो भूकंप वगैरह को झेल सके, जो आपदा संकट को झेल सके। तो इनिशिएटिव आइलैंड स्टेट्स के लिए लॉन्च किया था COP26 में। तो इसी को मेंशन किया अपने संबोधन में, अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने। और जो CDRI है उसका वर्क कैसा चल रहा है इसका भी जिक्र किया। CDRI क्या है? कोलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क इनिशिएटिव है ये, या डिजास्टर रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कोलिशन है, एक ये समझ लो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ का प्रोग्राम है जो 2019 में लॉन्च किया था इंडिया ने। कहाँ पे लॉन्च किया था, लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और जो ये संबोधन दिया था इसमें ग्लोबल असेसमेंट ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया। इसको लीड कर रहा है CDRI वही है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर या इनिशिएटिव या रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फ्यूचर में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी कि डिजास्टर से आसानी से डिजास्टर आए तो उस ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस ना हो। जैसे मान लो बिजली की तारें होती हैं, पोल होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल, बिजली के खंभे, तो वो जैसे मान लो आंधी तूफान आया, साइक्लोन आया, या मान लो भूकंप आया तो वो उखड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे अगर पोल मान लो ऐसे गड़े हों, ऐसे इंस्टॉल किए हों कि वो हल्के फुल्के भूकंप को भी झेल सकें, या मान लो बहुत तगड़ी आंधी आ रही है तो उससे भी ना टूटे, ऐसे पोल रहें, तो नुकसान से बच जाएगा ना, बहुत सारा नुकसान से बच जाएगा पूरा वर्ल्ड।
तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की इसमें बात की जाती है। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है, हर साल होती है, और ये CDRI की कॉन्फ्रेंस है, CDRI की हर साल मीटिंग होती है। ये कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो CDRI है, CDRI की ये फुल फॉर्म है, रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, RI का मतलब। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, बहुत सारी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और इंडिया का इनिशिएटिव है। इंडिया ने लॉन्च किया था इसको 2019 में, एक मीटिंग हो रही थी, एक समिट हो रहा था, उसमें इसको लॉन्च किया था 2019 में। ये हर एक कंट्री है, जो मेंबर कंट्री हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उनको साथ लाती है और उनको ये डेवलप किया जाता है, प्रमोट किया जाता है कि वो अपनी कंट्रीज़ में डिजास्टर या क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। 2018-19 में फर्स्ट और सेकंड इंटरनेशनल वर्कशॉप हुई थी डिजास्टर रेजिलेंट पे, कि डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, और ये न्यू दिल्ली में हुई थी, इंडिया में। फिर वर्चुअली 2021 में इसको कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली होस्ट किया गया, यानी कि इंटरनेट के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए इसकी मीटिंग हुई। और फिर फोर्थ जो एडिशन हुआ है ICDRI का, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो US के साथ मिलके ऑर्गेनाइज की जा रही है। 4 से 6 मई ये न्यू दिल्ली में हो रही है, न्यू दिल्ली में हो रही है। ये हाइब्रिड फॉर्मेट में हो रही है, मतलब कुछ ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ न्यू दिल्ली में आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अकेडमी, इंस्टीट्यूशन वगैरह। जो CDRI है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रोग्राम लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में। UN क्लाइमेट समिट हो रहा था, ये न्यूयॉर्क में हो रहा था, US में, तो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे जब, तो तब ये CDRI प्रोग्राम लॉन्च किया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य या टारगेट यही है कि डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ताकि डिजास्टर से कम नुकसान हो जब भी ऐसा कोई भूकंप वगैरह आए। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स रेशो एट बर्थ। सेक्स रेशो एट बर्थ का मतलब क्या है? सेक्स रेशो आप जानते हो, 1000 मेल के अंदर कितनी फीमेल जन्म ले रही हैं। अगर मान लो बर्थ की बात करें हम, एट सेक्स रेशो एट बर्थ, यानी कि जब 1000 मेल चाइल्ड बच्चे जन्म ले रहे हैं, यानी कि लड़के जन्म ले रहे हैं 1000, तो उन 1000 बच्चों के बीच, लड़कों के बीच कितनी लड़कियां जन्म ले रही हैं, ये हो गया सेक्स रेशो एट बर्थ। लेकिन अगर सिर्फ सेक्स रेशो की बात करें या एडल्ट सेक्स रेशो, तो टोटल 1000 मेल के अंदर, मतलब 1000 मेल के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं, तो वो हो जाएगा सिंपल सेक्स रेशो या एडल्ट सेक्स रेशो। तो अभी ये बर्थ की बात कर रहे हैं हम, यानी कि कितने मेल चाइल्ड के अंदर, यानी कि जब 1000 जो लड़के जन्म लेते हैं, तो हमारे इंडिया में उनके मुकाबले लड़कियां कितनी जन्म ले रही हैं। लद्दाख में सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो एट बर्थ रिकॉर्ड किया गया 2020 में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, केरल आते हैं। ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट की ये रिपोर्ट है, या वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, जिसने रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जारी करती है ये, जिसके बारे में बताया जाता है कि सेक्स रेशो एट बर्थ क्या है। सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशो एट बर्थ है, वो रजिस्टर किया गया लद्दाख में। 1000 जब लड़के जन्म ले रहे हैं, तो उनके मुकाबले 1104 लड़कियां जन्म ले रही हैं, यानी कि लड़कों से 104 लड़कियां ज़्यादा हैं लद्दाख में जो जन्म ले रही हैं। ये 2020 में जन्म लिया, इतने 2020 का डेटा बस ये। अरुणाचल प्रदेश में 1011 लड़कियां जन्म ले रही हैं, और अंडमान निकोबार में 984, त्रिपुरा में 974, केरल में 969। जो लोएस्ट सेक्स रेशो है, सबसे कम, वो है मणिपुर में। ये सेक्स रेशो एट बर्थ की बात कर रहे हैं हम। मणिपुर में केवल 880 लड़कियां जन्म ले रही हैं 1000 मेल चाइल्ड के मुकाबले। फिर आता है दादर एंड नागर हवेली 898, फिर गुजरात 909, फिर हरियाणा 916, मध्य प्रदेश 921। 2019 में हाईएस्ट सेक्स रेशो एट बर्थ किस में रहा था? देखो 2020 में तो लद्दाख में रहा है, और 2019 में रहा था अरुणाचल प्रदेश में। 1024 लड़कियों ने जन्म लिया 1000 लड़कों के मुकाबले। फिर नागालैंड में 1001। इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद भी नहीं रहेगा, याद कर भी लोगे तो। कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसा नहीं रहा हमारे इंडिया में 2020 में जिसने 880 से नीचे सेक्स रेशो एट बर्थ रिकॉर्ड किया हो, यानी कि 880 से ऊपर ही रहा है। रिपोर्ट में ये इन्फॉर्मेशन
जो जितनी भी दी है इसमें इन्फॉर्मेशन महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या दिल्ली की नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना डेटा नहीं दिया है। सेक्स रेशो एट बर्थ हमने जान ही लिया है क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, यानी कि कितने फीमेल्स ने जन्म लिया है 1000 मेल्स के मुकाबले। सेक्स रेशो एट बर्थ जो है वो रजिस्टर इवेंट एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इससे पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हमारे क्या है सेक्स रेशो कंडीशन। नेक्स्ट टॉपिक है इसरो मिशन टू वीनस। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो आप लोग सब जानते हो क्या होता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की स्पेस एजेंसी है। यानी कि स्पेस का मतलब देखो जगह भी होता है और इसी स्पेस का मतलब आसमान भी होता है। आसमान में जितनी भी रिसर्च होती है या कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, कोई मिशन लॉन्च करते हैं, सब काम ये इसरो करती है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटक में बेंगलुरु, आप सब लोग जानते हो। इसरो मिशन भेजने वाला वीनस पे, वीनस आप जानते हो शुक्र ग्रह को बोलते हैं इंग्लिश में वीनस। सोलर सिस्टम को तो आप जानते हो ना क्या होता है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सोलर सिस्टम देखो जितना भी आपको पूरा आपके आसपास दिखाई दे रहा सारा ब्रह्मांड है, यानी कि यूनिवर्स बोलते हैं इंग्लिश में। और ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, आकाशगंगा, करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। हमारी गैलेक्सीज है उसका नाम है दुग्ध मेघला, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे, मिल्की वे। और जो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा में सोलर सिस्टम है। हर किसी में सोलर सिस्टम होता है। हमारे सोलर सिस्टम में सन एक स्टार है, सन सूरज, और इस सन के चारों ओर 8 ग्रह, बहुत सारे छोटे ग्रह, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड वगैरह या कॉमेट्स वगैरह घूम रहे हैं। तो ये बहुत सारे जो 8 ग्रह घूम रहे हैं, सबसे नज़दीक है मरकरी यानी कि बुध ग्रह, फिर है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, फिर है अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी जिस पे हम रह रहे हैं, जिस पे आप बैठ के इस लेक्चर को देख रहे हो, फिर आता है मार्स यानी कि मंगल ग्रह, फिर आता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह, फिर आता है आपका सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, फिर आता है यूरेनस यानी कि अरुण, और फिर आता है नेपच्यून यानी कि वरुण। तो सबसे नज़दीक मरकरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, तापमान, वो वीनस का है। सन के सबसे नज़दीक मरकरी है, बुध ग्रह, लेकिन वीनस का तापमान ज़्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 है इसके एटमॉस्फेयर में, वातावरण में। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये है ये टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व कर लेती है, और जब ये टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व कर लेती है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मात्रा में वीनस पे। तो वीनस पे अर्थ से मिशन भेजा जाएगा और इसरो भेजेगा इस मिशन को। मून पे, चंद्रमा पे हम मिशन भेज चुके हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। मार्स पे मंगलयान भेज चुके हैं, अब बारी है वीनस की। वीनस पे भेजा जाएगा और इसके एटमॉस्फेयर की स्टडी की जाएगी। सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड जो बने हुए हैं, बादल बने हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के इसके एटमॉस्फेयर में, तो इसको रिसर्च की जाएगी इसके मिशन के जरिए, इसरो के द्वारा। 2024 में लॉन्च किया जाएगा। वीनस के बारे में थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। सेकंड प्लानिट है सन से, हमने जाना जैसा सबसे हॉटेस्ट प्लानिट है ये, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस इसके सरफेस टेम्परेचर है ये इसका, 500 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर कोई आदमी वगैरह इस सरफेस पे पहुंच जाए तो वो पता ही नहीं चलेगा, जल जाएगा वहीं पे, हड्डी भी नहीं मिलेगी भाई साहब, उड़ जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। प्लानेट है ये, थिक एटमॉस्फेयर है इसका, लगभग 90 बार्स इसका सरफेस प्रेशर है। ये जो वीनस है इसकी जो रोटेशन है, देखो जो अर्थ है, अर्थ अपने अक्ष पे घूम रही है, अपने एक्सिस पे, अर्थ का ये एक्सिस है, अपने एक्सिस पे घूर्णन कर रही है, इंग्लिश में रोटेशन बोलते हैं, हिंदी में घूर्णन। और सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन भी कर रही है, रिवॉल्यूशन इंग्लिश में, परिक्रमण हिंदी में। तो अर्थ अपने अक्ष पे जो घूमती है कितना समय लेती है, 24 घंटे लेती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। और ये जो चारों ओर घूमती है कितना लेती है, 365 दिन लगते हैं इसे लगभग, जिसे हम एक साल बोलते हैं। ऐसे वीनस अपने अक्ष पे रोटेशन है जो इसका टाइम, वो अर्थ के डे के हिसाब से 243.0226 लेता है टाइम। और रिवॉल्यूशन में टाइम कितना लेता है, कम लेता है, 225 अर्थ डे। यानी कि इसका जो साल है ना वो दिन से छोटा है, इसका दिन बड़ा है, क्योंकि देखो अर्थ का रोटेशन की वजह से दिन रात होते हैं, तो इसका रोटेशन का जो टाइम है यानी कि दिन इसका बड़ा है वीनस का, साल छोटा है इसका वीनस का। ये समझ गए ना आप, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। साल मतलब
सन के चारों ओर चक्कर लगाता है वो साल, और अपने अक्ष पे चक्कर लगाता है वो दिन। तो इसका दिन बड़ा है वीनस का और साल छोटा है, क्योंकि 225 दिन इसे रिवॉल्यूशन में लगते हैं अर्थ के सन के चारों ओर चक्कर लगाने में, और अपने अक्ष पे चक्कर लगाने में 243 दिन लगते हैं इसे लगभग। ये ऊपर डिस्कस किया हमने। जो वीनस है इसके जो कोर का डायमीटर है 7000 किलोमीटर है लगभग। और देखो जितने भी ग्रह हैं, जितने भी रोटेशन करते हैं, मतलब ये जो रोटेट कर रहे हैं अपने अक्ष पे रोटेट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ। देखो ये ईस्ट है इधर साइड वेस्ट है, यानी कि ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ क्या हो गया उत्तर, और साउथ मतलब दक्षिण। ये जितने भी ग्रह घूमते हैं चारों ओर ये वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ। जो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे रोटेट कर रही है, घूम रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, याद रखना है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। लेकिन 2 ग्रह ही ऐसे हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो ईस्ट से वेस्ट घूम रहे हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ घूम रहे हैं इस तरह से, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। देखो जो क्लॉक है आपके घर में, क्लॉक है, घड़ी है, वो किस तरफ घूमती है, इस तरफ चलती है, उसकी सुई ऐसे चलती है इस तरह से। तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं सिर्फ कौन कौन से, वीनस और यूरेनस, यानी कि शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, ये वीनस और यूरेनस ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज। और बाकी सारे ग्रह हैं अर्थवी, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं इस तरह से घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, या वेस्ट टू ईस्ट बोल सकते हो आप। तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये चीज़ और याद रखनी है आपको इसमें कि हिस्टोरिक मिशन कौन कौन से हैं वीनस पे, यानी कि अभी तक मिशन कौन कौन से भेजे गए हैं, कौन से भेजे जाने की कोशिश की है वीनस पे, शुक्र ग्रह पे। देखो एक नासा का मिशन गया था, नासा आप जानते हो ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जैसे हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसने 1994 में मैगेलन नाम का मिशन भेजा था। तो देखो यूपीएससी मैच द फॉलोइंग में ऐसे पूछ लेती है, ये मैगेलन ये किससे रिलेटेड है, वीनस से रिलेटेड है। एक यूरोपियन मिशन गया था वीनस एक्सप्रेस नाम से, एक ये अकटसुकी नाम से जापान का मिशन गया था। अब नासा 2 मिशन और भेजने वाली है, इन 2 मिशन के नाम याद होने चाहिए आपको, ये भेजेगी आगे, नए मिशन है नासा के, वीनस पे भेजेगी। एक है डाविंसी प्लस, इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वरना पढ़ना तो आप पढ़ लो, ज़्यादा कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं। दूसरा मिशन है वेरिटास, तो डाविंसी और वेरिटास किससे रिलेटेड है, विशन, ये वीनस पे भेजेगा नासा। तो ये चीज़ और आपको याद रखनी है, ये पढ़ सकते हो आप पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक है सिजेला बैक्टीरिया आउटब्रेक। इसको सिजेला या सिगेला जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, आप हिंदी के न्यूज़पेपर में आपको पता चल जाएगा इसका। ये अभी बैक्टीरियल डिसीज़ है एक तो ये याद रखना आपको, जो सिजेला जो डिसीज़ है, बीमारी होती है, किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। अभी इसके बहुत सारे केस देखे गए। ये यहाँ पे जो केरल में एक कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है पे, यहाँ पे फूड पॉइजनिंग के इंसिडेंट आए, घटना हुई, बहुत सारे लोगों में फूड पॉइजनिंग देखा गया। ये किसकी वजह से हुआ है, सिजेला बैक्टीरिया की वजह से हुआ, ऐसा माना जा रहा है। 2019 में देखो केरल की कोईलैंडी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बहुत सारे इस बैक्टीरिया के केस रजिस्टर किए गए, ये यहाँ पे पाया गया। कैसा होता है सिजेला बैक्टीरिया, ये जो दिखाई दे रहा है ना भाई साहब, इस तरह का दिखेगा। ये अगर सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता है ना, उससे अगर देखोगे तो इस तरह का दिखेगा, नंगी आंखों से तो नहीं दिखेगा भाई साहब आपको। तो इस तरह का दिखता है ये वायरस। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, हर साल यूपीएससी 3-4 क्वेश्चन पूछता है इनसे रिलेटेड। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो सिजेला है ये बैक्टीरिया है एक, और ये इन्फेक्शन फैलाता है। जो बैक्टीरिया उसका नाम है सिजेलोसिस, सिजेलोसिस बोल सकते हो, या इन्फेक्शन को बोलते हैं सिजेलोसिस, जो इन्फेक्शन ये करता है बॉडी में, किसी की बॉडी में। जब ये हो जाता है तो ये रोटा वायरस के बाद सेकंड लीडिंग कॉज है डायरिया का। देखो डायरिया होता है, दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन वगैरह। तो रोटा वायरस जब किसी को होता है, किसी को प्रभावित करता है, तो दस्त लग जाते हैं उस केस में। तो रोटा वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा डायरिया होता है। उसके बाद सिजेला आता है, सिजेला बैक्टीरिया। और रोटा तो एक वायरस है और सिजेला बैक्टीरिया है। और वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है, जिसकी वजह से 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ हो जाती है सिजेला बैक्टीरिया की वजह से। एनुअल नंबर ऑफ सिजेलोसिस के एपिसोड के लगभग 164.7 मिलियन केस आते हैं, किसके, सिजेला बैक्टीरिया की वजह से होने वाले केसेस आते हैं। इसके पॉसिबल सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम मतलब लक्षण क्या होते हैं जब ये बीमारी हो जाती है सिजेला। इसकी वजह से देखो डायरिया हो जाता है, लूज मोशन, दस्त, फीवर, बुखार, स्टोमक क्रैम्प, पेट में अकड़न होती है, लगभग ये 7 दिन तक चलती है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, फैलता कैसे है ये, जनरली देखो कंटेमिनेटेड फूड, प्रदूषित भोजन या वाटर से फैलता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में जब आते हैं तब भी ये फैल सकता है।
सिजालोसिस जो इन्फेक्शन है, ये डिसीज़ ज़्यादातर ये प्राइमरीली मुख्यतः पुअर पीपल को होती है और क्राउडेड कम्युनिटी को, गरीब लोगों को या जहाँ पे भीड़ वाला इलाका है वहाँ पे होती है। वहीं पे क्यों होती है, गरीब लोगों को क्यों होती है? देखो गरीब लोग ऐसा है, लगभग ऐसा माना जाता है, वो जो ये सैनिटेशन या साफ़ सुथरे रहने की मतलब कम कोशिश करते हैं, हाथ वगैरह नहीं धोते मतलब बार बार। आपने देखा होगा शहरों में जो लगभग लोग रहते हैं वो साफ़ सफाई से रहते हैं, हाथ वगैरह धोते हैं जब भी किसी चीज़ को टच करते हैं, ऐसी गंदी चीज़ें या कोई भी। लेकिन आपने देखा होगा गाँव में देखो लगभग बहुत सारे ऐसे काम होते हैं तो हाथ भी नहीं धोते, इसकी वजह से पुअर या क्राउडेड कम्युनिटीज़ में ऐसा लोगों में होते हैं। वैसे गांव पे ऐसा स्टिग्मा नहीं लगाया जा सकता, शहरों में भी ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इसका जो एडिक्वेट सैनिटेशन या सेफ वाटर की कमी की वजह से ये सिजोलिसिस इन्फेक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है। और इसका इनक्यूबेशन पीरियड कितना है, 1 से 4 दिन तक का। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है जैसे जिसकी बॉडी में, मान लो किसी की आदमी की बॉडी में ये सिजोलिसिस इन्फेक्शन आया, 1 से 4 दिन तक भी लग सकते हैं सिम्टम दिखने में। तो जितने टाइम पीरियड होता है ना, वायरस बॉडी में घुसा या बैक्टीरिया आए तो बैक्टीरिया बॉडी में घुसा, और जितने दिन में इन्फेक्शन के उसके सिम्टम लक्षण दिखाई दे, उस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि जब उसके लक्षण दिखाई देने स्टार्ट होंगे और जब वो बैक्टीरिया उसके बॉडी के अंदर जाएगा, इस दोनों के बीच का टाइम पीरियड। डिफरेंट स्पीसीज हैं जो ये बहुत सारे स्पीसीज हैं ऐसे जो इन्फेक्ट करते हैं। जैसे मान लो मतलब इसके जो स्पीसीज है इसकी सीवियरिटी भी अच्छी खासी, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है बॉडी को। सिजेला डाइसेंट्रिया इन्फेक्शन हो जाता है। डाइसेंट्री एक यही है, जब डायरिया भी देखो लूज मोशन होता है, डाइसेंट्री जब ये होता है बहुत ही घातक रूप से दस्त लग जाए, लूज मोशन हो जाए, उसी को बोलते हैं डाइसेंट्री। एक ये सिजेला बोइडी, सिजेला सोनी, ये क्या है, ये भी डायरिया की फॉर्म है। इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है क्या कोई? इसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है इसकी। मीडियम प्रायोरिटी का बैक्टीरिया भी है ये एशियन और अफ्रीकन रीजन में प्रभावित करता है और WHO को प्रायोरिटी इस पे है पैथोजन की कि इसकी लिस्ट तैयार करता है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, इसके लिए एंटीबायोटिक इफेक्टिव एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट डेवलप करने की, रिसर्च करने की प्रायोरिटी देता है WHO भी, ताकि इसका ट्रीटमेंट और अच्छे से ढूंढा जा सके, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल ड्रग ही दी जाती हैं। क्योंकि ये बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के लिए एंटीबैक्टीरियल डिसीज जैसे मतलब एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ ही दी जाती हैं, मेडिसिन दी जाती हैं। इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, मान ली जब ये बीमारी हो जाती है इस बैक्टीरिया से तो क्या इलाज किया जाता है? देखो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, दस्त लग जाते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाती है, वाटर की कमी। तो हाइड्रेशन करते हैं बॉडी में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बैलेंस रखते हैं, यानी कि हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के जो पैकेट आते हैं ना, बहुत सारे पानी में घोल के पीते हैं ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो। इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी में रीहाइड्रेशन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। एंटीबायोटिक का भी यूज करते हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक होती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक यूज होती हैं, तो इसके लिए यूज किया जाता है। करंट ड्रग जो चॉइस है इसके लिए ये सेफेलोस्पोरिन ये यूज किया जाता है, या माइक्रोलीड्स यूज किया जाता है इसके लिए। ये दवाइयाँ इसके लिए ड्रग वगैरह यूज की जाती हैं। और देखो इसके लिए एक ड्रग है ये फ्लोरोक्विनोलोन, ये भी यूज की जाती है इसके लिए। ये जनरली मलेरिया के लिए यूज की जाती है, तो इसके लिए भी यूज की जाती है ये ड्रग। और क्या है इसमें, पब्लिक हाइजीन देखो ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉशिंग इसके लिए ज़रूरत है। जैसे भी कोई भी मान लो कोई भी चीज़ मान लो टच करें, या सरफेस दीवार वगैरह का टच करें, या किसी आदमी से आप टच हों तो अपने हाथ जल्दी से धोएं ताकि ये सिजेला जो बैक्टीरिया इसका ट्रांसमिशन ना हो। तो 70% इसी से रिड्यूस किया जा सकता है हैंड वॉशिंग के जरिए इस बैक्टीरिया को। और प्रॉपर फूड प्रिपेयर करें, पका हुआ, चाइल्ड केयर, और पीपल किसी से कांटेक्ट ना करें, जैसे किसी से कांटेक्ट करें, कोई बीमार है आदमी उससे कांटेक्ट ना करें, उससे दूर रहें। तो ये इसके प्रिवेंशन के मतलब मेथड हैं। तो यही टॉपिक थे आज के, यही है।